Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. हेलो। ओके, सो बीएससी फर्स्ट ईयर्स हम लास्ट में हमने पढ़ा था। ओके, सो लास्ट हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था फूड हाइजीन और प्रिकॉशंस इन सिलेक्शन ऑफ फूड। तो उसमें हमने मीट तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट कम्स टू फिश। तो फिश क्या है, कैसे हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, क्या हाइजीन हमें मेंटेन करनी चाहिए। तो फिश डिकम्पोजेस क्विकली आफ्टर डेथ। जैसे ही तो फिश क्या है, एकदम से जैसे उसकी डेथ होती है तो वो एकदम से डिकम्पोज हो जाती है, डिके हो जाती है। तो साइंस ऑफ फ्रेश फिश अगर हमें लेनी है तो उसके लिए हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो उसमें क्या है, इट मस्ट बी इन स्टेट ऑफ स्टिफनेस और राइगर मोर्टिस। जब भी तुम कोई भी फिश लेने जा रहे हो तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जो तुम फिश ले रहे हो वो क्या है, बहुत ज्यादा स्टिफ है। एंड प्लस उसके साथ क्या है कि वो राइगर मोर्टिस स्टेट में है। राइगर मोर्टिस इज नथिंग बट इट्स अ स्टेज जो हमारी चीज में चेंजेस आते हैं ड्यू टू स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी मसल्स और केमिकल चेंजेस जो भी होते हैं उसकी वजह से अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो वो हमें देखना है कि जो हम फिश लेने जा रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर, नॉट ओनली द फिश बट कोई भी अगर चीज हम लेने जा रहे हैं तो वी हैव टू चेक कि उसमें कोई ऐसा सिम्टम्स तो नहीं है या कुछ ऐसी स्टिफनेस अगर नहीं होगी, इट मीन्स वो तुम फूड जो है वो यूज नहीं करोगे और वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। देन नेक्स्ट कम्स टू द गिल्स मस्ट बी ब्राइट। जो अगर हम फिश ले रहे हैं तो उसमें जो गिल्स होते हैं, गिल्स आप हिंदी में तो आई नो क्या बोलते हैं, गिल्स इज काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एनिमल्स की बात करते हैं उसमें होते हैं गिल। जो भी उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है तो वो हमें अच्छे से पहले चेक करना है, वो ब्राइट होना चाहिए, हम तभी उसको लेते हैं। आई डोंट नो ये सब चेक करते हैं या नहीं, या इट्स इम्पोर्टेंट और नॉट, बट अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू चेक कि जो भी हम फूड ले रहे हैं या फिश ले रहे हैं उसके जो गिल्स है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वो हमें चेक करना है कि इट शुड बी ब्राइट। अगर वो ब्राइट होगा तभी हमें उस चीज को लेना है। द आईज मस्ट बी क्लियर एंड प्रोमिनेंट। जब भी हम फिश ले रहे हैं उसकी आईज जो है वो क्लियर होनी चाहिए और हमें प्रोमिनेंट, मतलब हम उसको देख सकते हैं। The next comes to foreign diseases are known to be transmitted by fish। कुछ ऐसे डिजीजेस भी हैं जो हमें सकते हैं, दैट इज टेपवर्म नोन एज डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम। ये एक टेपवर्म डिजीज है जो हमें हो सकता है ड्यू टू फिश, अगर उसमें कोई पहले से ही कोई डिजीज कंडीशन हो और हमें नहीं पता हो। देन फिश पॉइजनिंग भी हमें हो सकती है, सिंस फिश इज नॉट रॉ ईटन रॉ। डी लेटम इन्फेस्टेशन इज अ रेयर डिजीज। वैसे जो ये डी लेटम है, डी फाइलोबोथ्रियम जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा रेयर होता है, बिकॉज हम फिश को ईटन रॉ ईट नहीं करते हैं। जब वो रॉ होती है तो हम ईट नहीं करते हैं, बट फिर भी उसके थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि वो हमें ट्रांसमिट हो सकता है अगर उसको फिश में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो। Next comes to tin fish. Tin fish में more and more people are eating tin fish and meat these days than even before. It is necessary to inspect the tin or can before consuming the content. The following point should be noted when examining tin fish or meat or any other tin food. टिन फूड मतलब जो आजकल पैक्ड फूड होता है, जो कैन में आता है या टिन में आता है, हम लोग उस चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उन चीज़ों में फिश भी आती है, हमारा मीट भी आता है, जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो उसमें अवेलेबल होती हैं। तो जब भी हम ये चीज़ें ले रहे हैं, टिन फिश या मीट ले रहे हैं, तो वी हैव टू एग्जामिन, कुछ पॉइंट्स हमें एग्जामिन करने चाहिए, जैसे कि tin must be from fresh stock example it must be new and clean। जो भी टिन हम ले रहे हैं जिसमें हमें फिश या मीट जो भी लेना है, हमें पहले ये कंसीडर करना है या पहले हमें ये एग्जामिन करना है कि जो हम टिन ले रहे हैं वो क्या है, फ्रेश स्टॉक से होना चाहिए, मतलब वो हमें न्यू और क्लीन दिखना चाहिए। अगर वो न्यू और क्लीन हमें नहीं दिखेगा तो देयर में भी चांसेस कि क्या होगा, उससे हमें कोई भी, या तो वो हाइजीनिक नहीं होगा या फिर उससे कोई भी प्रॉब्लम फर्दर हमें हो सकती है।
Then next comes to there should be no evidence of having been tampered with, as for example the presence of sealed opening such tins should be discarded. हमें पहले ये देखना है कि वो जो टिन है पहले उनके साथ कोई खानी वगैरह तो नहीं हुई है, मीन्स कि किसी ने उसको ओपन करने की कोशिश की है, या जो टिन है हमारा कहीं से वो सील्ड होना चाहिए, अगर उसकी सील जो है वो ओपन तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, बिकॉज अगर उसकी सील थोड़ी सी भी ओपन हुई होगी तो वो हमें डिस्कार्ड करना है, हम उसको कंजप्शन नहीं कर सकते, बिकॉज देयर में भी चांसेस कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर गए हैं, जिसकी वजह से हमें फिश पॉइजनिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। ऑन शेकिंग द टिन देयर शुड बी नो साउंड। जब भी तुम टिन को ले रहे हो और उसको शेक करो तो वहां पे साउंड नहीं होनी चाहिए। On opening the tin, the content should not be blown out. On the अदर हैंड देयर शुड बी हिसिंग नॉइज। जब भी तुम उस टिन को जो है वो ओपन करोगे तो वहां से क्या होगा, जैसे तुमने कभी देखा होगा कि जो पाउडर्ड चीजें होती हैं, जब भी हम उस चीज को खोलते हैं, जैसे कि कभी हम कुछ भी ले लो, काइंड ऑफ पाउडर ही ले लो, जब भी हम उसको ओपन करते हैं एकदम से तो वो चीज क्या है बाहर आके गिर जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी तुम टिन को ओपन कर रहे हो तो वो तुम्हें अच्छे से धीरे से उसको ओपन करना है, जिसकी वजह से वो क्या है बाहर ब्लो ना हो, और उसकी वजह से क्या होगा, on the other hand there should be no be a hissing voice और hissing noise। वहां पे जब भी तुम उसको ओपन करो तो वहां पे hissing साउंड जो होती है वो भी आनी चाहिए। hissing sound is nothing but it's a kind of sound of an angry animal, मतलब जैसे एंग्री एनिमल की तरह हो सकता है, या फिर जैसे वो स्नेक निकालता है ना साउंड, ऐसे निकालता तो नहीं है, हमने सुना नहीं है, बट हिस की जो आवाज आती है वैसे जब तुम उसको ओपन करो तो वो आवाज आनी चाहिए। इट मीन्स कि वो अच्छे से सील्ड है, और जब तुम उसको ओपन करो तो वो फ्रेश होगा। The next comes to eggs. Eggs become stale on prolonged storage and storage under unsatisfactory conditions. तो eggs जो हैं अगर हम उसको बहुत ज़्यादा prolonged storage मतलब उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक रखेंगे, या फिर उसको unsatisfactory जितना टेम्परेचर उसको चाहिए उतने टेम्परेचर तक रखेंगे, तो देयर में भी चांसेस कि वो जो तुम्हारे एग्स हैं वो क्या है स्टेल हो जाए। स्टेल मतलब कि वो फ्रेश नहीं रहेंगे और प्लेजेंट नहीं रहेंगे, मतलब खाने के लिए हार्ड हो जाएंगे, मस्टी हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो वो चीज़ें जो हैं वो अगर हम एग्स को बहुत प्रोलॉन्गर टाइम प्रिजर्व करके रखते हैं तो देयर में भी चांसेस कि जो हमारे एग्स हैं वो हार्ड, मस्टी या फिर ड्राई हो जाए, जिनको हम नहीं खा सकते। साइन टेस्ट फॉर फ्रेशनेस, हम कैसे फ्रेश एग्स को चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द कैंडलिंग। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एग्स को जब भी हम लेने जाएं तो वी हैव टू चेक फॉर कैंडलिंग। कैंडलिंग क्या है, when a strong light is projected the egg must appear transparent. The eggs are rejected if there are any spots or internal blemishes। जब भी हम क्या करें एग्स पे हम लाइट डालें तो क्या हो, उसका जो वो एग है वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा या उसमें कुछ भी स्पॉट्स होंगे, चाहे वो ब्लैक हो, ब्राउन हो, कोई भी स्पॉट हो, चाहे वो इंटरनली हमें दिखे या बाहर से हमें दिखे, तो वो एग्स जो हैं वो रिजेक्ट कर देने चाहिए, वो एग्स नहीं लेने चाहिए। पर इतना टाइम आई डोंट थिंक सो किसी के पास होता है कि कोई कैंडलिंग चेक करे कि पहले उनको लाइट के आगे रखे कि वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। बट जब भी तुम लेने जाओ तो यू हैव टू चेक फॉर दिस। देन नेक्स्ट कम्स टू फ्लोटिंग इन सलाइन वाटर। Fresh eggs sink in 10% salt solution, stale eggs will float। जो फ्रेश एग होंगे अगर हम उनको सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या होगा, थोड़े से सिंक हो जाएंगे, पर जो अगर हमारे पहले से ही खराब डिकेड एग हैं वो क्या होगा, उसमें फ्लोट करने शुरू हो जाएंगे। तो तुम उसमें डिफरेंस पता कर सकते हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पेशली दोज विच आर ईटन रो, example tomatoes radish can be source of infection, those which are grown in sewage irrigated land are particularly dangerous if eaten raw and unwashed. They can transmit pathogenic bacteria such as typhoid, bacilli and worm infestations. Vegetables which are cooked and eaten are free from this danger. Vegetables which are to be eaten raw are best treated in a weak solution of potassium permanganate and later washed in running water. तो fruits and vegetables जो हम लेते हैं, जो हम raw उनको eat करते हैं, मतलब बिना कुक किए अगर हम उनको eat करते हैं तो there may be chances कि वो वहाँ से हमें infection हो जाता है। Mainly उनमें जो land में grow करते हैं
तो उनमें ज़्यादा डेंजर होता है अगर हम उनको अनवॉश्ड खा लें या फिर उनको बिना धोए या फिर रॉ उनको खा लें, तो देयर में भी चांसेस कि वहाँ से हमें कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमें आ सकता है, फॉर एग्जांपल टाइफाइड बेसिलस या फिर वॉर्म इन्फेस्टेशंस होने के चांसेस रहते हैं। तो इट्स बेटर कि जो भी वेजिटेबल्स अगर हम ला रहे हैं, अगर हमें उसको नहीं पकाना है, उसको रॉ ही खाना है, तो इट्स बेटर कि तुम उसको अच्छे से पोटाशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में उसको भिगो के एंड देन उसको रनिंग वाटर के नीचे धो के उसको अच्छे से तुम खा सकते हो। अगर तुम बिना उसको धोए, बिना वॉश किए, बिना पोटाशियम परमैंगनेट में डाले खाओगे तो क्या होगा, देयर में भी चांसेस कि कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो तुम्हारी बॉडी में एंटर कर सकता है। पोटाशियम परमैंगनेट का तो मुझे नहीं पता, बट इट्स बेटर कि तुम कोई भी रो अगर वेजिटेबल फ्रूट्स कुछ भी ले रहे हो तो उसको तुम्हें एक रनिंग वाटर के अंदर जो है वो अच्छे से उसको वॉश करके ही खाना चाहिए। नेक्स्ट कम्स टू कंटेमिनेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, कि क्या कंटेमिनेशन होती है, कैसे होती है और क्या उसके हमारी हेल्थ पे इफेक्ट्स आते हैं। सो फर्स्ट इज द टर्म फूड बोर्न डिजीज। फूड बोर्न डिजीज मतलब जो हमें फूड की वजह से कोई भी हमारी हेल्थ पे कोई भी अफेक्ट होता है। तो फूड बोर्न डिजीज जो है मेनली कहाँ से होते हैं, हमें कंटेमिनेशन ऑफ फूड और यू कैन से कंटेमिनेटेड फूड की वजह से होते हैं, विच मीन्स इलनेस कॉज्ड बाय द फूड कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और टॉक्सिन्स। अगर हमारा जो फूड है वो कंटेमिनेटेड है बैक्टीरिया से, वायरसेस से, पैरासाइट से या टॉक्सिन से, तो देयर में भी चांसेस कि हमें कोई भी फूड बोर्न डिजीज हो सकता है। देयर आर मेनली 5 मेजर फूड बोर्न डिजीजेस: नोरोवायरस, साल्मोनेला, Clostridium perfringens or Campylobacter and Staphylococcus aureus. So these are the 5 मेजर फूडबॉर्न इलनेसेस जो हमें हो सकती है ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड, अगर हम उसको क्या है कंजप्शन उसके हम करें। सो यूजुअली आइदर infectious or toxic in nature caused by agent that enter the body through the ingestion of food. With the increase in urbanization, industrialization, tourism and mass catering system, foodborne disease are on the increasing throughout the world. foodborne diseases जो है बहुत ज़्यादा increase कर रहे हैं डे बाय डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो फूड बोर्न डिजीज मैंने बता दिया, इट्स एन इलनेस कॉज्ड बाय अ कंटेमिनेटेड फूड विच इज कंटेमिनेटेड बाय बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और टॉक्सिन्स। तो उससे हमें फूड बोर्न डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। टाइप ऑफ foodborne disease. Foodborne disease may be classified as below. Foodborne intoxications ड्यू टू नेचुरली अक्रिंग टॉक्सिन्स इन सम फूड। अगर हमारे फूड में पहले से ही नेचुरली ही उसमें अगर टॉक्सिन्स प्रेजेंट है तो देयर में भी चांसेस कि हमें फूड बोर्न इलनेस हो सकती है, जैसे कि लेथेरिज्म। हमें फूड बोर्न डिजीज के साथ इलनेस में लेथेरिज्म होने के चांसेस रहते हैं। सो लेथेरिज्म क्या है, लेथेरिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब हम जो लेग्यूम्स होते हैं हम उनको लेते हैं और अगर उसमें कोई भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं तो देयर में भी चांसेस कि उससे इंजेक्शन इंडाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं और उससे क्या होता है पैरालिसिस और मसल एट्रोफी हो जाती है हमारी लोअर लिम्स की। तो ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर हमारे लेग्यूम्स में मेनली अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे टॉक्सिन्स प्रेजेंट है तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को लेथेरिज्म हो जाए। लेथेरिज्म क्या है, अगर हम बहुत ज़्यादा लेग्यूम्स ले रहे हैं और उसमें हमारी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स की कैपेसिटी या यू कैन से अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो देयर में भी चांसेस कि इंडाइजेशन हो जाए और जिसकी वजह से क्या होगा हमें पैरालिसिस या फिर मसल एट्रोफी लोअर लिम्स की होने के चांसेस रहते हैं। तो लेथरिज्म हो सकता है। देन नेक्स्ट कम्स टू एंडेमिक एसाइटिस। सो एंडेमिक एसाइटिस भी हमें होने के चांसेस रहते हैं अगर हमारे फूड्स में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स है। मेनली जो वीट सीड्स होती हैं, वीट सीड्स तुमने देखी होंगी, वीट सीड्स होती हैं अगर हम उसको लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं तो उसकी वजह से हमें एंडेमिक एसाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, जिससे क्या होता है जॉन्डिस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है पेशेंट में ड्यू टू टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वो तो नेचुरली था कि फूड्स में नेचुरली होंगे तो उनकी वजह से लेथरिज्म और एंडेमिक एसाइटिस हो सकता है। बट अगर बैक्टीरिया की वजह से कोई टॉक्सिन हमारे फूड में आया है तो उसकी वजह से हमें क्या क्या फूड बोर्न इलनेसेस होने के चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट इज द बोटुलिज्म।
ओके, सो बॉटुलिज्म क्या है, ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, बट अगर किसी को हो जाए तो ये बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं ये किस बैक्टीरिया की वजह से हमें होता है, कॉलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम बोटुलिनम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से हमें ये होता है, ये एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से हमें होता है। और ये क्या होता है, हमें पॉइजनिंग हो जाती है, काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग जिसको हम बोलते हैं। तो किस बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हमें ये हो जाता है। इसमें हमें क्या है, कौन से ऐसे फूड हैं जिसमें हमें ये बोटुलिनम टॉक्सिन जो होता है वो मिलता है, मेनली ऐसी फूड जैसे कि ग्रीन बीन्स होगी, स्पाइनक हो गया, मशरूम्स हो गए, व्हीट हो गया, फिश हो गया, स्मोक्ड फिश हो गई, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, सॉसेसेज हो गई। तो ये सारी चीजें जो है इसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की वजह से उसमें क्या होता है, टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उस वजह से हमें चांसेस होते हैं कि हमें बॉटुलिज्म पेशेंट को या पर्सन को हो सकता है। इट्स काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग। मेनली ये इन्फेंट्स में ज्यादा होता है, और ये उनमें क्या है, बहुत ज्यादा पैरालिसिस या फिर उनको डिफिकल्टी स्वेलोइंग हो सकती है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, फेशियल वीकनेस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें पेशेंट में हो सकती हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? बीएससी फर्स्ट ईयर से यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट कम्स टू स्टेफाइलोकोकस पॉइजन। स्टेफाइलोकोकस, और मैंने पहले ही बोला कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होने के चांसेस रहते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस क्या है, स्टेफाइलोकोकस पॉइजनिंग या स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं, अगर बैक्टीरिया ने कोई भी फूड पे अगर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए हैं। तो फूड पॉइजनिंग इसमें क्या होता है, हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस हो जाती है, अगर हम कोई भी ऐसा फूड लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, जो बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ने प्रोड्यूस किए होते हैं, तो उसकी वजह से ये हमें होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें इसमें भी फूड पॉइजनिंग ही होती है, बिकॉज इसमें भी हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसमें अफेक्ट हो जाता है, और उसमें मेनली हमें कोल्ड होने के चांसेस रहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा इंडाइजेशन हो जाएगी। मेनली द थिंग इज फूड पॉइजनिंग होने के ही हमें इसमें भी चांसेस रहते हैं, ड्यू टू सम टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सम फंगाई। अगर फंगाई की वजह से, जैसे बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किए थे, वैसे अगर फूड में कोई भी फंगाई जो है, अगर उसकी वजह से कोई भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी वजह से हमें एफ्लाटॉक्सिन्स होने के चांसेस रहते हैं। तो एफ्लाटॉक्सिन क्या है, पॉइजनिंग ही है। ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये पॉइजन ही है। ये मेनली उन चीजों में होती है, जैसे वो हम मेज खाते हैं ना, कॉर्न्स खाते हैं, पीनट्स खाते हैं, कॉटन सीड्स लेते हैं, ट्री नट्स लेते हैं, तो उन चीजों में ये चीजें जो होती हैं, ये बैक्टीरिया जो है, या यू कैन से ये फंजाई जो है, वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, जो मेनली हमें फूड पॉइजनिंग कर देती है। पर किस खाने को खा के, मेज, पीनट्स, कॉटन सीड्स एंड ट्री नट्स, अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो देयर में भी चांसेस कि हमें ये चीज हो सकती है, एफ्लाटॉक्सिन हो सकता है। देन नेक्स्ट कम्स टू एर्गोट और इर्गोट, जो भी तुम्हें बोलना है। इर्गोट इज ऑल्सो अ फूड पॉइजनिंग और अ पॉइजनिंग, यू कैन से। और इसको हमें कब होता है, जब हम क्या है, अगर फंगस की वजह से कोई भी उसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से हमें हो सकता है। जैसे कि अगर हम वीट लेते हैं, वीट तो हम रोज ही खाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सबको ही हो जाता है। अगर बाई चांस उसमें फंगाई की वजह से कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है, तो देयर में भी चांसेस कि जब हम वीट लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें एर्गोट जो है वो हो सकता है। देन नेक्स्ट कम्स टू फ्यूजेरियम टॉक्सिन। तो फ्यूजेरियम टॉक्सिन क्या है, फ्यूजेरियम टॉक्सिन अगर फंगाई ने किसी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो उसकी वजह से होता है। और इसमें क्या होता है, मेनली ये जो है, ये हमारे सीरियल्स में होता है। तो इसमें भी क्या है, वही होता है, टॉक्सिन्स की वजह से पॉइजनिंग हो जाती है। और इसमें जो डिजीज होता है वो हमारा कौन सा होता है, फ्यूजेरियम स्पीसीज होती है। फ्यूजेरियम सोलानी जो होता है, वो एक काइंड ऑफ एक फंगाई है, जो जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स खाने में, और उसकी वजह से हमें जो पॉइजनिंग है, ये यू कैन से इन्फेक्शन होने के चांसेस हमें रहता है। अगर ये पेशेंट में हो जाए, तो पेशेंट जो है मेनली उसको ल्यूकेमिया भी होने के चांसेस रहते हैं, और न्यूट्रोपीनिया होने के भी चांसेस पेशेंट में रहते हैं। तो इट्स ए सीरियस कंडीशन, अगर ये पेशेंट में हो जाता है, तो उससे पेशेंट को ल्यूकेमिया और प्रोलॉन्ग न्यूट्रोपीनिया होने के चांसेस पेशेंट में रहते हैं। देन आता है फूड बोर्न केमिकल पॉइजनिंग।
अगर हैवी मेटल्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हैवी मेटल एग्जांपल मर्करी, कैडमियम कैडमियम और लेड, अगर ऐसी चीजें अगर हमारे खाने में पहले से ही है, केमिकल्स पहले से ही बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो देयर में भी चांसेस कि उससे भी हमें फूडबोर्न इलनेसेस जो है वो हो सकती हैं। मेनली अगर हम फिश लेते हैं, शेल फिश या कैंड फूड जो होता है उसमें हमारे हैवी मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं, तो अगर हम उनको बिना ब्रेक के प्रोलोंगर टाइम से रोज उनको ले रहे हैं तो देयर में भी चांसेस कि हमें कोई भी फूडबोर्न इलनेस हो सकती है। ऑयल, पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स एंड सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल ट्राइग्लिसराइल, फॉस्फेट, अगर ये चीजें हम लेते हैं तो उससे ऑयल जैसे पेट्रोलियम अगर उनकी हम इनहेल कर लें तो उनसे भी फूडबोर्न इलनेसेस होने के चांसेस हमें रहते हैं। माइग्रेंट केमिकल्स फ्रॉम पैकेज मटेरियल्स, माइग्रेंट केमिकल्स मतलब वही है, अगर पैकेज मटेरियल हम कोई भी ले रहे हैं अगर उसमें भी कोई केमिकल जो है उनकी एक्सेस अमाउंट है तो देयर में भी चांसेस। और उससे एबेस्टोस, एबेस्टोस भी क्या है, अगर कोई लोग इंडस्ट्रीज या केमिकल्स वाली उसमें काम कर रहे हैं, काइंड ऑफ फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो एबेस्टोस से अगर उसको इनहेल कर लें तो एबेस्टोस जब इनहेल करता है तो वो हमारे लंग्स को क्या है बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, तो उससे भी हमें क्या है प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। पेस्टिसाइड रेजिड्यू, अगर हमने पेस्टिसाइड्स वो आते हैं ना स्प्रेज एंड ऑल, वो चीजें भी करवाई हैं तब भी चांसेस हो सकते हैं कि हमें उससे भी कोई भी इलनेस हो सकती है। The next comes to foodborne infections, viral, bacterial and parasitic। तो बैक्टीरियल में क्या क्या हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, साल्मोनेलोसिस हो सकता है, शिज़ोलॉसिस हो सकता है, वायरल से वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस होने के चांसेस रहते हैं, एस्कारियस होने के चांसेस रहते हैं, एम्बियासिस और ट्राइकिनोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो हम ये एक एक करके पढ़ लेते हैं बिकॉज तुम्हें नहीं पता होगा कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या ये चीजें होती हैं। तो अगर हमारे खाने में बैक्टीरिया कोई भी है तो उससे हमें टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं। टाइफाइड में तुम्हें पता है इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है, डायरिया हो जाता है और हमें वॉमिटिंग होने के चांसेस हमें उसमें रहते हैं। Then cholera, it's also a bacterial infection or you can say it's an acute diarrheal infection, जिसकी वजह से हमें क्या है जो हम फूड लेते हैं उसका अच्छे से हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और ये हमें मेनली कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है, जिसमें या तो सीवियर डायरिया हो जाता है या फिर पेशेंट को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। सारी चीजें जो है ये इसमें होने के चांसेस रहते हैं। देन साल्मोनेलोसिस, साल्मोनेलोसिस क्या है, इसमें क्या होता है, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हम साल्मोनीला भी बोल सकते हैं, और ये भी हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या है हमारे अफेक्ट करता है। और ये किस वजह से होता है, मेनली जब हम किसी भी एनिमल फीसिस को अगर हम खा लेते हैं, कंटेमिनेटेड एनिमल फीसिस से कोई भी उसका मटेरियल जो है वो कंटेमिनेट हो चुका है, उस फूड को अगर हम लेते हैं तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को साल्मोनेलोसिस हो जाए। मेनली ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है, मतलब अगर वहां पे जिस भी एनिमल ने अगर ऐसे पानी में या फूड में उसके फीसिस का कोई भी पार्ट हो या कुछ भी ऐसे भी कुछ भी पॉइंट हो, तो देयर में भी चांसेस कि उसकी वजह से हमें साल्मोनेलोसिस होने के चांसेस रहते हैं। द नेक्स्ट कम्स टू शिज़ोलॉसिस, इट्स ऑल्सो अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो शिजेला एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है, जिसमें हमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। और जब पेशेंट को उसमें डायरिया होता है तो वो मोस्टली वो ब्लडी डायरिया होता है, मतलब उसमें ब्लड भी आता है। देन अगर हमारे खाने में कोई भी वायरस की प्रेजेंस हो तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। तो वायरल हेपेटाइटिस ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है हमारे लीवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है या फिर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और उसमें क्या होता है हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है मेनली हमारे लीवर में। देन नेक्स्ट आता है हमारा गैस्ट्रोएंट्राइटिस। गैस्ट्रोएंट्राइटिस में हमारा क्या होता है, ये भी हमारे गट का इन्फेक्शन है। गट इज द एलिमेंट्री
एलिमेंट्री कैनाल, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। किसकी वजह से? ये वायरस की वजह से भी हो सकता है और बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल और गट यू कैन से, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को डायरिया, क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग और फीवर होने के चांसेस रहते हैं अगर हमारे फूड में कोई भी वायरस प्रेजेंट है तो। अगर कोई भी पैरासाइट हमारे फूड में प्रेजेंट है तो एस्कैरियोसिस होने के चांसेस रहते हैं। एस्कारियोसिस या एस्केरियोसिस जो भी तुम बोलो, वो होने के चांसेस रहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ राउंड वॉर्म इन्फेक्शन होता है, ये राउंड वॉर्म इन्फेक्शन होता है। और मेनली ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो राउंड वॉर्म्स होते हैं वो अपने एग्स को वहां पे देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो अपने एग्स को देते हैं वो रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। मतलब वो प्रोलॉन्गर टाइम तक जो हमें इन्फेक्शन होता है वो प्रोलॉन्गर टाइम तक रहता है। मेनली ये क्या होता है, मेनली अगर हम जो राउंड वॉर्म के एग्स को अगर हम इंजेस्ट कर लें तो उस वजह से ये हमें होने के चांसेस रहते हैं। चाहे वो वेजिटेबल्स में हम ले लें या फिर कुक्ड फूड में भी ये मरते नहीं है। इसलिए हमें फूड को अच्छे से पहले धोना है, उसके बाद ही उसको कुक करना है, तो उसकी वजह से ये हमें होने के चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू एमीबियासिस। एमीबियासिस क्या है? ये भी एक डिसीज है जो हमें पैरासाइट्स एंटेमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। ये एक पैरासाइट है जिसका नाम है एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या होता है, मेनली उन कंडीशंस में होता है या उन पेशेंट्स को या उन पर्सन्स को अफेक्ट करता है जो जिनकी सैनिटरी कंडीशन जो होती है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन जो होता है बहुत ज़्यादा पुअर होता है, उन लोगों में होता है। और मेनली इसमें डाइसेंट्रीज लग जाती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया होने के चांसेस होते हैं। इस कंडीशन में डायरिया के साथ साथ उनको ब्लडी स्टूल मतलब ब्लड हो सकता है, फीवर आ सकता है, लीवर एब्सेस होने के भी चांसेस रहते हैं एमेबियासिस में। देन नेक्स्ट कम्स टू ट्राइकिनोसिस। ट्राइकिनोसिस ये भी एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है या पैरासाइट्स की वजह से ही होता है। जिसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी रो या फिर अंडर कुक्ड मीट जो है इन एनिमल से जिस भी एनिमल का अगर हम फूड ले रहे हैं और वो पहले से ही इन्फेक्टेड हो हमारे पैरासाइट्स ट्राइकेनिला से। पैरासाइट जो है, ट्राइकेनोसिस किसकी वजह से होता है, एक पैरासाइट होता है ट्राइकेनिला। अगर उसके ट्राइकेनिला पैरासाइट से जो हम एनिमल मतलब मीट उसका लेके आए हैं किसी भी एनिमल का, अगर उसका एक्सपोजर उस पैरासाइट से पहले से ही हुआ है और फिर हम उस मीट को रो या फिर अंडर कुक खा लें तो उसकी वजह से हमें ये होने के चांसेस रहते हैं। अंडरस्टूड बीएससी के एक बार दोबारा समझना है फूड बोर्न इन्फेक्शंस। BSCs, I'm asking, tell me. BSCs, Yes, ma'am. समझना है दोबारा या समझ आ गया? आ गया, समझ आ गया। Okay, fine. Milk-borne disease. Next is the milk is an important vehicle or medium for the transmission of disease agents. Tubercle bacilli, typhoid bacilli. The contamination of milk may arise from three sources. Mainly हमारा जो milk-borne disease है, milk से हमें disease होने के chances रहते हैं, transmission होने के disease chances रहते हैं। Mainly tubercle bacilli और typhoid bacilli. Mainly three ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमें मिल्क कंटेमिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें कौन कौन से? डेयरी एनिमल, अगर डेयरी एनिमल है तो उससे हमें ट्यूबरकल बेसिलाई होने के चांसेस रहते हैं। ह्यूमन अगर उसको हैंडल करके लेके आ रहा है, ट्रांसपोर्ट करके लेके आ रहा है तो टाइफाइड बेसिलाई होने के चांसेस रहते हैं। और इन्वायरमेंट अगर वो कंटेमिनेटेड वेसल्स या फिर वाटर, डस्ट, फ्लाइज अगर उस मिल्क में उनका एक्सपोजर हुआ है तो उससे हमें क्या है, इन्वायरमेंट से भी हमें ये होने के चांसेस रहते हैं। द important milk-borne diseases are डायरेक्टली फ्रॉम द मिल्क एनिमल। डायरेक्टली कोई भी हमें डिजीज होता है थ्रू मिल्क, अगर उसमें कोई भी डेयरी एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हैंडलर की वजह से कोई भी डिजीज होता है थ्रू मिल्क हमें, तो सबसे पहले हमें जो होता है वो है हमें बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। तो बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है? बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस ये एक बहुत ज्यादा क्रॉनिक बैक्टीरियल डिजीज है जो हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही होता है। होने के बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस पेशेंट को रहते हैं।
इट्स काइंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जैसे पेशेंट को होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, वही सब चीजें इसमें होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही ये होता है। नेक्स्ट कम्स टू ब्रूसेलोसिस। सो ब्रूसेलोसिस क्या है, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो मिल्क के थ्रू हमें होता है, पर किस वजह से, अगर उसमें हमें बैक्टीरिया हो। इट्स मेडिटेरेनियन फीवर। फीवर का तुमने सुना होगा, उसमें बहुत ज्यादा फीवर होने के चांसेस रहते हैं अगर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से पॉस्चराइज नहीं हो, तो उसकी वजह से ये हमें होने लग जाता है। और ये इससे मेनली जो है क्या, इन्फेक्टेड जो एनिमल्स होते हैं, अगर हम उनका दूध लें तो उसकी वजह से ये चीज हमें हो सकती है। बहुत ज्यादा फीवर होने के चांसेस रहते हैं अगर जो मिल्क को अगर हम अच्छे से पॉस्चराइज ना करें, तो उसकी वजह से हो सकता है। और इसमें अगर ये डिजीज पेशेंट को हो जाता है तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को जॉइंट मसल पेन, फीवर, वेट लॉस और फटीग होने के चांसेस पेशेंट को रहते हैं। अंडरस्टूड बीएससी? Yes, ma'am. Yes.